स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग चल रही है। लाइव तस्वीरें मिल रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है, कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सेलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Minister, we're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room. चलिए, आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के बीच में वर्चुअल मीटिंग चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दवाइयाँ माफ़ कीजिएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से। यहाँ आग का तांडव दिखा। एक चलती कार में अचानक आग लग गई। वीर दुर्गादास सर्किल के पास ये घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें देखिए आप। अब कार में सिर्फ ढांचा ही बचा है, बाकी पूरी कार जलकर राख हो गई। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मची। आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। किसी कारण से इस चलती कार में आग लग गई। वीर दुर्गादास सर्किल के पास ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। हल्की सी उठी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ये पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग के गोले में ये कार बदलती चली गई और इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ कार का ढांचा ही नजर आ रहा है। बाकी सब कुछ जो कुछ भी कार में था, कार की पूरी बॉडी ढांचे को छोड़ सुहा हो चुकी है। ये लगता है वैन है, इसका सिलेंडर फट गया। वैन तो है वैन। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, क्या जानकारी मिल पा रही है?
ये देखिए सर, ये बिल्कुल जो अभी कुछ देर पहले ही जो एक वैन गाड़ी है उसमें अचानक चलते हुए ये आग लग गई और ये घटना जो है वो बीकानेर के दुर्गादास सर्किल की है, जहां अचानक से इस गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से ये आग लगी है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि ड्राइवर ने जो है वो नीचे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन अभी तक जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस जो है वो मौके पर नहीं पहुंची है। आग किन कारणों से लगी इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी जो पूरी तरीके से जल गई उसकी वजह से जो है, क्योंकि ये हाईवे की जो सड़क है तो अचानक आग लगने की घटना से सड़क पर एक बारी अफरा तफरी मच गई, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने इस पर आग पर काबू पाने के अभी प्रयास शुरू कर दिए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि दमकल की गाड़ी वहां पहुंचे ताकि आग पे काबू किया जा सके। जी, कार में कितने लोग सवार थे? सभी सकुशल हैं? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही था कि एक जो ड्राइवर था वो उसने कूदकर अपनी जान बचा ली है और संभवतः क्योंकि ये वैन जो है वो या तो माल ले जाने के लिए काम ली जा रही थी तो इसमें और कोई सवारी नहीं थी और जो ड्राइवर है उसकी जान अभी बच गई है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सियासी घमासान में फंसे पाकिस्तान का कप्तान बदल गया। इमरान खान के बाद अब शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाल ली है, लेकिन इनकी राह भी आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ उलझी हुई सियासत का गड्ढा है, दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली की खाई। बदहाल पाकिस्तान, बदला हाईकमान। सेना की ही कमान, राह नहीं आसान। विपक्ष एक साथ, अब शहबाज की बात। पाकिस्तान में शहबाज राज। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. यह तस्वीरें गवाह है कि सत्ता में एक बार फिर शरीफ खानदान की एंट्री हो चुकी है। इस बार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के सिर पाकिस्तान का सेहरा बंधा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 16 महीनों तक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में रहेंगे, लेकिन इस दौरान शहबाज को तकरीबन रोज ही नई चुनौतियों से गुजरना होगा, क्योंकि शहबाज को चौतरफा लड़ाई लड़नी है। हम उस लड़ाई की बात भी करेंगे, लेकिन पहले सवाल ये कि पाकिस्तान का नया कप्तान थमेगा सियासी घमासान? जवाब खुद सुन लीजिए। जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। नेशनल असेंबली में बहस के दौरान विपक्ष का तेवर बताता है कि लड़ाई न सिर्फ कांटे की है बल्कि मुश्किल भी होने वाली है, क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रधानमंत्री चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही इमरान खान सहित उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया। सांसदों के साथ ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस्तीफा दे दिया। सुनिए इस्तीफे से पहले कासिम सूरी ने अपने बचाव में क्या कहा। मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया। वहीं प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने सदन को संबोधित किया और कहा कि पहली बार पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिरी। इसके अलावा इमरान की ओर से लगाए गए विदेशी साजिश के आरोप पर शहबाज शरीफ ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, चलिए अब सत्ता में आए शहबाज से 2-4 होने वाले मुश्किलों के बारे में जान लेते हैं। मतलब ये कि सत्ता में बने रहने के लिए सबसे पहले तो शहबाज को कोर्ट से शरीफ साबित होना होगा, क्योंकि शहबाज के खिलाफ भी करोड़ों के घोटाले की सुनवाई चल रही है। इसके अलावा शरीफ को एक तरफ तो सेना को अपने पक्ष में संभालना है
तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदहाली से निकालना है, जबकि तीसरी तरफ विपक्ष यानी इमरान के हर चाल का मुकाबला करना है। तो वहीं गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हैं और उनको भी संभाल कर रखना है, और ये सारे काम आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 10 दिन पहले के खौफ से बाहर निकलकर करौली में जिंदगी सामान्य होने की कोशिश में है, लेकिन करौली हिंसा पर सियासी शोर थम नहीं रहा। करौली की शांति में सियासी शोर। राजस्थान में इस तरीके की असुरक्षा पहले बहुसंख्यक लोगों में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इस तरीके के अराजक तत्व, जिसमें पीएफआई से लेकर तमाम जो स्थानीय अराजक लोग हैं, वो सिर क्यों उठाते हैं। राज्यपाल के दर पर करौली वाली फरियाद। प्रशासन ने उन लोगों को खड़ा कर दिया जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं था, जिनका जिक्र उन्होंने किया नहीं, और कह दिया पलायन नहीं हुआ। आज एक जगह नहीं, ये राजस्थान के अंदर अगर इन 3 महीनों की बात करूं तो टोंक में, मालपुरा में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, बारां में, झालावाड़ में, छबड़ा में 3 महीनों में अनगिनत ऐसी घटनाएं हो गई। बीजेपी ने करौली से पलायन को बनाया मुद्दा। जो पलायन कर गए हैं उनको धमकाने का, क्योंकि मैंने एक सूची थी 195 लोगों की, उसमें 90% दलित जाटव समाज के लोग हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने बयान कैसे दे दिया। हिंसा और खौफ के करीब 10 दिन बाद करौली शांति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर हमलावर रही बीजेपी राज्यपाल के दर पर पहुंची और करौली के पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। बीजेपी का आरोप है कि करौली में संप्रदाय विशेष के लोग खौफ से पलायन कर रहे हैं, जबकि असली आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक अमूमन दिन है, जो जिले की जो भी सीएलजी की मीटिंग होती है या शांति समिति की मीटिंग होती है, वो सबसे बड़ा सटोरिया है, सरगना अपराधी है। वो खुले में घूम रहा है, ऐसे लोग दर्जनों खुले में घूम रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि शांति बहाली के नाम पर बहुसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है, तो करौली हिंसा के नाम पर धार्मिक आजादी छीनने की भी कोशिश हो रही है। अब तक शायद 156 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें एक ही प्रकार के लोगों को गिरफ्तार करना और 3-3 दिन तक उनकी गिरफ्तारी बताना नहीं, ये मंजर, ये वातावरण आज करौली में बना हुआ है। करौली की इस घटनाक्रम की छाया में पूरे प्रदेश भर में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत सारे जिलों में धारा 144 इंपोज की जाती है, और केवल इतना नहीं, आम लोगों पर भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 107, 116 के नोटिस दिए जाते हैं। राज्यपाल से मिलने वाले बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस और उनसे जुड़े लोगों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताकर सीधे सीएम गहलोत पर निशाना साधा। करौली की घटना से तुष्टीकरण का जो नकाब उजागर हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ये अक्सर पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की नीति और नीयत को बिल्कुल नंगा करके जनता के सामने खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को हुई करौली हिंसा में इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी के 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया समेत 5 सांसद भी शामिल रहे। बाबूलाल थायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
सीएम गहलोत ने करौली हिंसा के बहाने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोला। कहा बीजेपी को ऊपर से इशारा मिला है, 2023 का रण जीतने के लिए राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। जो कुछ हुआ, सरकार ने अपना काम किया, अरेस्ट कर रहे लोगों को, क्यों हुआ, कौन दोषी है, उसकी जड़ पे रहना चाहिए। ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और इनको ऊपर से इशारा है कि और तो तुम कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में 4 साल तक तो विपक्ष निकम्मा रहा, नाकारा रहा, भूमिका अदा नहीं कर पाया विपक्ष के रूप में। हमारी कमियां भी होगी, उसको उजागर करते, कमियों को उजागर करने के बजाय तो सरकार घेराने में लगे हुए थे लोग। इसलिए जब अभी 4 साल कुछ नहीं कर पाए, एक के बाद एक अच्छे बजट आ रहे हैं, तो उसे घबरा करके ऊपर से इनको इशारा किया गया है। अब आपका एक ही रास्ता बचता है, कैसे आप तनाव पैदा करो, किस प्रकार से माहौल खराब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी दुर्जन करो जिससे कि तुम्हारे चांस बढ़ जाए चुनाव में कामयाब होने के लिए। जनता इस बार कामयाब इनको होने देगी नहीं। करौली के अंदर जो कुछ हुआ, सरकार सौम्या गुर्जर को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुशी का इजहार किया। पूनिया ने गहलोत सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि प्रतिशोध की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ जो मसला था, उसमें जिला न्यायालय ने उनको दोषमुक्त कर दिया है। ये इस बात से साबित हो रहा है कि किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार बीजेपी के जितने निकाय और पंचायती राज संस्थाओं पर चुने हुए जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ विद्वेष की और प्रतिशोध की कार्रवाई करती है। और न्यायालय से निर्णय के बाद में उनको दोषमुक्त करने के बाद ये पूरे तरीके से साबित हो गया कि पूरे तरीके से प्रायोजित था और उस पर कांग्रेस के संरक्षण में ये सारा काम हुआ। पूरी मामलों को प्लॉट किया गया। देश भर में सत्ता से सिमटती जा रही कांग्रेस मरुधरा में भी बदलते सियासी माहौल को लेकर धर्म संकट में दिख रही है। तरह तरह के धार्मिक आयोजनों के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिशें तो हो ही रही हैं, लेकिन पार्टी अब भी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पा रही और असमंजस की ये स्थिति कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है तो बीजेपी को फायदा। बीजेपी का सियासी वार, असमंजस में कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के लिए लगातार बदलता जाता है। हर मौसम में क्या हिंदुत्व की नैया पर सवारी है जरूरी? बीजेपी में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, लेकिन बीजेपी वाले क्या नकटे हैं, उनकी आदतें खराब पड़ी, पापी हैं। भगवान राम का नाम लेकर कोई खून गिराने की बात कर सकता है क्या? करौली हिंसा के बाद बदलते माहौल में कांग्रेस पसोपेश में है। सत्ता के बदलते समीकरण में कौन सी राह पकड़े, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुत्ववाद का विरोध भले ही पार्टी करती हो, लेकिन लगता ये भी है कि इसके बिना सियासत में दाल गलने वाली नहीं है। जहां कुछ नेता इस मामले में चुप्पी साध कर निकलना चाहते हैं, तो कुछ फ्रंट फुट पर खेलने का दावा भी करते हैं। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी कहा, भाई आप हिंदू हैं तो आप करो ना पूजा पाठ, खुल के बोलो भगवान राम के लिए। कब मना कर रहे हैं? कोई मना नहीं कर रहा। अब कोई नहीं बोले उसका तो कोई इलाज नहीं। फ्रंट में 3-4 लोग खेलते हैं, 3-4 की और जरूरत है, वो साथ में और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयार हो जाएंगे 4-5 और फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे। हम तो बैक फुट पे खेले नहीं, हमारे बाप दादा ही बैक फुट पे नहीं खेले, हमारे बाप दादा भी फ्रंट फुट पे ही खेलते थे। गहलोत कैबिनेट के फायर ब्रांड मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में रहकर भी खुलकर राम नाम की बात करते हुए बीजेपी को सियासी नसीहत दे रहे हैं। रामनवमी के मौके पर बीजेपी की धार्मिक सियासत को खाचरियावास ने खुलकर चुनौती दी तो ये असमंजसता कांग्रेस का दृष्टिकोण को साफ करती है। राज्य दर राज्य सिमटती कांग्रेस के लिए इस मुद्दे पर अपनी राय तय करना अब जरूरी हो गया है। पहले भागवत कथा का आयोजन सरकारी खर्चे पर हुआ और अब मंदिरों में रामायण पाठ करवाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी का बड़ा धड़ा आज भी सियासत में धर्म के घालमेल को लेकर सहज नहीं हो पा रहा है और यही बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। बाबूलाल धायल के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।
जैसलमेर के पोखरण रेंज में आज दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक हेलेना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। मिसाइल को होममेड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। यह परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की देखरेख में हुआ। यह मिसाइल दिन रात और हर मौसम में कारगर है। यह मिसाइल युद्ध के मैदान में सीधे युद्धक टैंकों को हराने की क्षमता रखती है। इसके लक्ष्य को सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड में भी लगाया जा सकता है।